वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के सेशन को हम क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज मैंने वैसे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स लेंगे। इस सेशन में मैंने जो दो आर्टिकल्स लिए हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग मस्ट एंगेज पार्लियामेंट्स एक्शन। ह्यूमन स्मगलिंग की बात तब सामने आती है जब हमने देखा कि अमेरिका किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करके अपने डिफरेंट जिन जिन देशों से इमिग्रेंट्स आए थे उनको उस देश में वापस डिपोर्ट कर रही है। और ये ताज़ा विवाद तब आगे सामने गरमाता हुआ नजर आया जब अमेरिका ने इंडिया के भी इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया। अब वो जब डिपोर्टेशन की बात आई, डिपोर्टेशन से हमें फिर वापस पता चला कि डंकी रूट और डंकी का जो तरीका है वो क्या होता है। और उसके बाद अब एक जो नया एंगल सामने आया है वो आया है ह्यूमन स्मगलिंग का। खुल के इसके बारे में बात करेंगे और इस एनालिसिस में, इस आर्टिकल में एक मेन इस बात पे गौर करने की कोशिश करी गई है कि ह्यूमन स्मगलिंग को लेकर जो इलीगल इमिग्रेशन है इसको लेकर स्टेट लॉज बने हैं। वो भी एक ही स्टेट में लॉ बना है, कौन सा स्टेट है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक ही स्टेट में वो लॉ बना है और उस स्टेट लॉ को अब नेशनल लॉ, सेंट्रलाइज लॉ बनाना चाहिए। और ये जो इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, क्या इसे पार्लियामेंट में भी उन्हीं मुद्दों की तरह उतने ही सेंसिटिवली डिस्कस करना चाहिए जितना और मुद्दे होते हैं, उसके बारे में बात हुई है। और दूसरा, द बिगर ट्रेजेडी इज रेलवेज एंड इट्स सिस्टमैटिक इनर्शिया। हर साल इंडियन रेलवेज को लेकर बहुत बड़े बड़े मुद्दे हमारे सामने आते हैं। पिछली बार कोरमंडल एक्सप्रेस का डिरेल होने की बात हो, मालगाड़ी ट्रेन जो होते हैं उनके डिरेल होने की बात हो, और इस बार तो महाकुंभ को लेकर जो रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई उसको लेकर बात हो। और हर महीने कोई ना कोई इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल होती है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से अनरिजर्व्ड लोग जो होते हैं जनरल की टिकट लेकर एसी वाली कोचेज में भी बैठ जाते हैं। यानी जो जनता डिग्निफाइड जर्नी ऑफ ट्रेन डिजर्व करती है उनको वो डिग्निफाइड जर्नी मिलती है या नहीं मिलती। और उससे भी बड़ा सवाल, रेलवेज, इंडियन रेलवेज, उससे जुड़े जो ऑफिशियल्स हैं, उससे जुड़े जो बड़े बड़े और अथॉरिटी हैं, वो अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे इस चीज की। खुल के इन दोनों आर्टिकल्स में इसके बारे में बात करेंगे। और ये ह्यूमन स्मगलिंग इन पार्लियामेंट्स एक्शन और बिगर ट्रेजेडी सिस्टमैटिक इनर्शिया, एक ही मुद्दे को लेकर मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा और वो है अकाउंटेबिलिटी। ये देखिए, अकाउंटेबिलिटी की आज मैं इन आर्टिकल्स के थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस की बात करूंगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट में नेता बैठते हैं, पॉलिसीज डिस्कस होती है, पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने की बात होती है, पॉलिसीज लागू भी हो जाती है, इंप्लीमेंट भी हो जाती है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे, जब ग्राउंड लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करके अच्छे से आगे प्रोग्रेस करने की बात होती है और जब कुछ नेगेटिव यानी कुछ नकारात्मक ऊंच नीच हो जाती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ब्लेम गेम खेल के हम एक से दूसरे पे नाम डाल देते हैं, ये कह देते हैं कि उस अथॉरिटी की फलाने की गलती थी, उस अथॉरिटी ने अपनी साइड से निकम्मापना किया, वहां पे कमी थी। लेकिन इन द एंड सफर इंडिया की जनता करती है। तो अकाउंटेबिलिटी पे आज हम खास ध्यान डालेंगे शुरू से लेकर एंड तक, तो इस सेशन को जरूर देखिएगा। पहला ही है, द बिगर ट्रेजेडी इज रेलवेज एंड इट्स सिस्टमैटिक इनर्शिया। देखिए, इंडियन रेलवेज पिछले साल, वैसे तो पिछले 2-3 सालों से काफ़ी चर्चे में रही है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जनरल की टिकट लेके जितनी कैपेसिटी नहीं होती उतने लोगों को जनरल की टिकट्स मिल जाती हैं। जनरल की टिकट्स मिलने के बाद वो जब जनरल की कोचेस भर जाती है, जब स्लीपर कोचेस भर जाती हैं, तो एसी 3 टायर, 2nd टायर की जो कोचेस होती हैं उनमें वो लोग चले जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि 3rd एसी में भी बैठने वाले लोग जो टिकट लेके जो बैठते हैं उन लोगों को भी ये टिकटें नहीं मिलती, उन लोगों को भी अपनी सीट नहीं मिलती। अनरिजर्व यानी टिकट का मुद्दा तो एक इधर आ गया कि टिकट लेके कैसे जनरल के लोग बैठ जाते हैं। फिर एक दूसरा मुद्दा आता है ट्रेन एक्सीडेंट्स का। पिछली बार कोरमंडल एक्सप्रेस का जो हुआ था डिरेल होना, बीते कुछ टाइम से ये डिरेल होने वाले जो मुद्दे थे ये फिर सामने आए। और उससे भी बड़ी बात, अब तो चलो शुक्र है कि इंडियन रेलवेज रिस्पॉन्सिव हो गया है। ट्विटर पे अगर हमको ट्वीट करते हैं उनको टैग करके तो कंप्लेंट पे तुरंत रिएक्शन आ जाता है। लेकिन तब भी एक सवाल बनता है कि हाइजीन का कैसे ख्याल रखा जाए। और इस बार जब महाकुंभ था तो चौथा ये आया, क्या हमारी इंडियन रेलवेज, इंडियन अथॉरिटी क्राउड कंट्रोल करने के लिए या क्राउड डैमेज कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है? डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने के लिए कैपेबल है? अकाउंटेबिलिटी की जो मैंने बात बोली थी उससे एक बड़ी अच्छी लाइन भी याद आई है।
आई वॉन्ट टू एंजॉय पावर ऑफ एवरीबडी बट डोंट वॉन्ट टू एंजॉय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनीबडी। यानी मैं पावर सबकी ले लूंगा, पावर सबकी एंजॉय करना चाहता हूं, लेकिन उस पावर के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, उसको नहीं एंजॉय करना चाहता। इंडियन रेलवेज इस समय, यहां पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, रेलवेज इस समय एक सिस्टमैटिक इनर्शिया की स्टेट पर जा चुकी है। सिस्टमैटिक इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जैसा चल रहा है वैसा ही है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो, इंटरनल फैक्टर हो, हम मैनेजमेंट या अथॉरिटी में कुछ चेंज नहीं करना चाहते। इस पूरे आर्टिकल में इस बात पे खासम खास ध्यान दिया गया है कि सिस्टमैटिक इनर्शिया की वजह से आज जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसकी ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी लेना चाहता है, ना ही कोई अथॉरिटी सही तरीके से लाइट डालना चाहती है मुद्दे पर, और इसकी वजह से हमें रूट कॉज पता ही नहीं चलता। यानी जड़ पे जो मुद्दा है, जड़ पे जो परेशानी है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। सिस्टमैटिक इनर्शिया वही एक फैक्टर होता है, और ध्यान से देखिएगा, ये सिस्टमैटिक इनर्शिया वाली जो चीज है, यही चीज पूरे रेलवेज की अथॉरिटी, पूरे मिसमैनेजमेंट को कवर करती नजर आती है। इतनी अंदर अभी भूल चूक हो गई, प्रयागराज का इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ, प्रयागराज महाकुंभ में जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड हो गया, लेकिन सिस्टम वैसा का वैसा ही है। वैकेंसीज की भी बात, मैं अभी इस पे भी आगे बात करूंगा, वैकेंसीज जॉब्स की बात होती है रेलवे में, जब वो नहीं होता मैनेजमेंट में कमी आ जाती है, एक प्रॉपर अथॉरिटेटिव सिस्टम बैठता है जिसकी वजह से एक हिरार्की बनती है कि अगर कोई डैमेज या फिर कोई प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉल्व करे, लेकिन हालत ऐसी है सिस्टम की कि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। अभी ये जो सिस्टमैटिक इनर्शिया है, ये चीज कैसे आई? महाकुंभ का जो मेला था, महाकुंभ का मेला, उसकी भीड़ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद थी, एनडी रेलवे स्टेशन पे मौजूद थी, भगदड़ हुई, 30 से 40 लोग मर गए, ये भी ऑफिशियल आंकड़ा है, 30 से 40 लोगों की डेथ्स हो गई। बाद में पता चला कि हमारी इंडियन रेलवेज रेडी ही नहीं थी, इतने हमारे इंडियन रेलवेज की जो अथॉरिटी थी वो रेडी ही नहीं थी इतनी भीड़ को अच्छे से कैप्टिवेट करने के लिए, इस भीड़ को हैंडल करने के लिए। रेलवेज वर नॉट रेडी फॉर दिस क्राउड मैनेजमेंट। क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेलवेज रेडी ही नहीं थी। यहां पे एक सवाल बनता है, क्या इतनी बड़ी इंडियन रेलवेज, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है, जो विश्व गुरु बनाने में इतना बड़ा सेक्टर है, रेलवेज का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी घूम सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक बड़ा हाथ रेलवेज प्ले करते हो, और रेलवे इतना भी कैपेबल नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़, जो कि अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं थी, सबको पता था महाकुंभ है, लोग छुट्टियां मनाने या फिर प्रयागराज में डुबकी स्नान करने के लिए जाएंगे, लेकिन क्या इतनी बड़ी, ये क्या क्राउड होना नई बात थी कि इंडियन रेलवेज रेडी नहीं थी? क्या ये क्राउड कुछ ऐसा नया अनएक्सपेक्टेड लाने वाला था कि इंडियन रेलवेज रेडी नहीं थी? यहां पे सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े वादे करे जाते हैं, हमने इतनी स्पेशल ट्रेन चलाई, हमने इतनी टिकट्स अरेंज करी, हमने नई नई बोगियां और ऐड ऑन कर दी, यहां पे एक बात आती है पैसेंजर सेफ्टी। इधर लिख देता हूं, ये पूरा इस आर्टिकल में यही कवर किया गया है कि पैसेंजर सेफ्टी की बात जो यहां पे करी जाती है, पैसेंजर सेफ्टी की बात और प्रोमिसेस सब खोखले पड़ते नजर आए। इस बार ह्यूज क्राउड्स आए, सेफ्टी कन्वीनियंस की यहां पे बात हो रही है, सेफ्टी कन्वीनियंस की बात भी इधर हुई है, लेकिन क्या उतने सेफ्टी मेजर्स लिए गए? सारे सेफ्टी मेजर्स इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद इनकन्वीनियंट साबित होते नजर आए, इनकन्वीनियंट साबित होते नजर आए। यानी क्या सिस्टम था, अगर आपको बताऊं, लास्ट मोमेंट पे अनाउंसमेंट होती है कि उस प्लेटफॉर्म की गाड़ी भी इधर आ रही है, वो जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, जो अनरिजर्व कैटेगरी के वो टिकट वाले लोग थे, उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भीड़ भी आ जाती है, और जो सीसीटीवी मॉनिटर हो रहा था, जो रेलवे ऑफिशियल सीसीटीवी को मॉनिटर कर रहे थे, उन लोगों का ये काम था, अगर उन्हें लग रहा है कि भीड़ अचानक से एकाएक एक जगह पे आ रही है, अनएक्सपेक्टेड होते हुए, एस्केलेटर बंद किया जा सकता था, लास्ट मिनट अनाउंसमेंट को रोका जा सकता था। अनाउंसमेंट अगर रोक भी देते तो वो ऐसा कर सकते थे कि ट्रेन को थोड़ी देर फाटक पे ही रोक देते, लेट तो वैसे भी थी तो थोड़ा सा और उसको फाटक पे रोक देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा गया, और इनकन्वीनियंट सेफ्टी मेजर्स का हमने पूरा यहां पे एग्जाम्पल देखा। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जो एक और सबसे पहली चीज आई है वो आई है सिस्टमैटिक फेलियर की, सिस्टमैटिक फेलियर विच फर्दर रिजल्टेड इनटू इनकन्वीनियंस, क्योंकि इनकन्वीनियंस भी हुई है और इतनी बड़ी गैदरिंग थी, बार बार कह रहा हूं, अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। इससे साफ साफ दिखता है कि हमारे पास कितनी लैक ऑफ रिसोर्सेज है आज भी इंडियन रेलवेज में।
लैक ऑफ रिसोर्सेज, उत्पादनों की कमी। अब ये मैन पावर रिसोर्स की कमी थी, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स की कमी थी, मॉनिटरिंग रिसोर्स की कमी थी, और उससे भी बड़ी बात सिस्टमैटिक चेंज हमें क्यों चाहिए। हमें सिस्टमैटिक चेंज, या सिस्टमैटिक चेंज इसलिए अब हमें इसकी ज़रूरत है। वंदे भारत चलाने का, बुलेट ट्रेन लाने का तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक एक सिस्टमैटिक चेंज नहीं आएगा, और हमें सिस्टमैटिक चेंज की इसलिए ज़रूरत है ताकि आज लोगों को डिग्निफाइड एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग का फायदा मिले, कि लोग अगर टिकट कर रहे हैं तो कम से कम अपनी सीट पे बैठ के तो जाए। डिग्निफाइड ट्रैवल के लिए हमें सिस्टमैटिक चेंज की ज़रूरत है, लेकिन आज भी जहां इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वहां पे हमें सिस्टमैटिक फेलियर देखने को मिलता है। इनर्शिया, जिस इनर्शिया की मैं बात कर रहा था, सिस्टमैटिक फेलियर, इनर्शिया की बात हमें देखने को सामने मिलती है। आउटडेटेड अप्रोच टू पैसेंजर सेफ्टी, यानी बस लास्ट मोमेंट पे अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन जब पैसेंजर का डैमेज क्राइसिस को मैनेज करने की बात आई तब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आपके पास यहाँ तक कि आपके जो स्पोक्स पर्सन है वो स्पोक्स पर्सन भी सही स्टेटमेंट नहीं दे रहे, सही आउटकम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आउटडेटेड अप्रोच ऑफ पैसेंजर सेफ्टी हमें देखने को नजर आया। और ये जो सिस्टमैटिक फेलियर की बात कर रहा हूँ, ये सिस्टमैटिक फेलियर सिर्फ इस महाकुंभ की भीड़ को लेकर नहीं है। पिछली बार भी कोरमंडल एक्सप्रेस की जो डिरेल हुई थी, जो ट्रेन पूरी की पूरी डिरेल हुई थी, उसमें 100 से ज्यादा लोग मरे थे, उसमें भी घूम फिर के बात फिर किस पे ला दी कि जो कंट्रोल रूम में जो स्टाफ बैठा था उनकी गलती थी, उनसे मिसमैनेज हुआ। लेकिन कोरमंडल एक्सप्रेस एक लौता एक्सीडेंट तो था नहीं, उससे पहले कितनी मालगाड़ी डिरेल होने की बात होती थी, ट्रेनें डिरेल होने की बात होती थी। ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं है तो चलिए उस बात को छुपा दिया गया या उस बात को इतनी लाइमलाइट ही नहीं मिली, लेकिन क्या जब तक ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं होगी इस सिस्टमैटिक फेलियर की बात नहीं करी जाएगी। आज भी हमारे देश में इंडियन रेलवेज की जब हम बात करते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, और अश्विनी वैष्णव साहब तो खुद कहते हैं कि नॉन गेजेटेड जॉब्स, करीब 2 से 3 लाख नॉन गेजेटेड जॉब्स वेकेंट पड़ी हैं हमारे इंडियन रेलवेज में। 3 से, यानी आप ऐसा समझिए मोटा मोटा 3 से 4 लाख जॉब्स आज भी वेकेंट पड़ी है हमारे इंडियन रेलवेज में। और उससे भी बड़ी बात, जब रेलवे ट्रैक की बात आती है वो सब आउटडेटेड पड़ी हुई है, जिसका अभी तक हमारे पास कोई आउटडेटेड पड़ी है, जिसका हमारे पास अभी भी कोई सबूत नहीं है। और कैग की रिपोर्ट बार बार ये चीज़ बोलती है, कैग की रिपोर्ट भी बार बार ये चीज़ बोलती है कि बजट एलोकेट हो गया लेकिन सही तरीके से ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। बजट एलोकेटेड लेकिन वेयर इज द रिजल्ट। सिस्टमैटिक फेलियर का मतलब ही यही है कि एक पूरा हायरार्की बनी है, अथॉरिटी भी तैयार है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम ही नहीं हो रहा। और ये सवाल भी अनअवॉइडेबल नहीं है, इस सवाल को हम ये भी नहीं ठुकरा सकते कि ये जो महाकुंभ की भीड़, हम तो ये तो कह रहे हैं कि हमें इतनी भीड़ आ गई, ये जनरल कैटेगरी अनरिजर्व टिकट वाले लोग इतने सारे आ गए, लेकिन ये ऐसी स्थिति थी जिसको टाली जा सकती थी, क्योंकि हम सबको पता था भीड़ एकाएक प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी मारने जाएगी और आएगी। क्या वहां पे, सवाल यही है, क्या वहां पे प्रॉपर बैरिकेटिंग थी? क्या वहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी थी? वहां पे पूरे सिस्टम को एक बॉटलनेक सिस्टम बना के उन लोगों को बॉटलनेक वहां पे पैसेज दिया गया था। बॉटलनेक का मतलब क्या होता है? ये बॉटल होती है ना, ये सही से नहीं बन पाया, ये ऐसा समझे, बॉटल होती है ना, बड़ी चौड़े एरिया से शुरू होके आगे तक जाते जाते एक जगह कंसंट्रेट हो जाना। तो यानी इतना ज्यादा एरिया है, तो यहाँ पे अगर 10 लोग होंगे वो 10 लोग ही तो आगे आएंगे। 10 लोगों के लिए कैपेसिटी तो दे दी, लेकिन एग्जिट के लिए 10 लोगों की कैपेसिटी ना देकर 2-3 लोगों की दी है। भीड़ तो होनी लाजमी थी। आपकी सिस्टमैटिक फेलियर की वजह से एक बॉटलनेक अप्रोच ऑफ पैसेज उनको दिया आपने, जिसका खामियाजा पूरे पैसेंजर्स ने भुगता। रिसेंट ट्रेजेडी ये चीज दिखाती है। उसके बाद नेग्लिजेंस स्टेम्स मोर ऑफ इंडिफरेंस देन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। जैसा कि मैंने बात करी, बैरिकेटिंग थी, सिक्योरिटी थी, क्या प्रॉपर मॉनिटरिंग हुई है? लास्ट मोमेंट अनाउंसमेंट ही कर देते, ट्रेन को थोड़ा रोक दिया जाता फाटक पे, लेकिन क्या ऐसा हमने कुछ देखा? अगर देखा होता तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी भगदड़ ना होती, जिसको अब ऐसा बना जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोरमंडल एक्सप्रेस वाला जो मुद्दा था वो काफी अच्छा खासा चला, और वो तो शुक्र है कुछ डिजिटल यूट्यूबर्स का, जिन्होंने बताया कि कैग की रिपोर्ट इंडियन रेलवेज के बारे में क्या कहती है, रेलवे ट्रैक के बारे में क्या कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे 30-40 लोग भगदड़ में मरे हैं। महाकुंभ की बात थी तो रिलीजियस एंगल ना दिया जाए, इसलिए मीडिया भी इस पे उस तरीके से नजर नहीं डाल रही है। उसके बाद वन वे मूवमेंट, एक तो ये हो गया बॉटलनेक मूवमेंट जैसा मैंने बताया, दूसरा था वन वे मूवमेंट, सिर्फ एस्केलेटर का ही रास्ता चल रहा था, दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं था। तो ये वन वे मूवमेंट की क्या सिस्टम था? क्राउड्स एक जगह, या तो चौड़ी जगह से पतली जगह पे आना, ये था बॉटलनेक वाला, है ना। और उसके बाद वन वे मूवमेंट
कोई भी कंफ्यूजन ना हो, हसल ना हो, एक ही रास्ता दे दिया। अगर आपको पता है कि इतनी अनकंट्रोलेबल भीड़ आपके लास्ट मोमेंट अनाउंसमेंट के बाद दूसरे प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म में आएगी, तो ये वन मूवमेंट वाला जो सिस्टम था इसको हटाना नहीं चाहिए था। और तीसरी, स्ट्रॉन्ग बैरिकेड सिक्योरिटी तो था ही नहीं, बहुत बड़ा ये कंस्ट्रेंट है। और यहाँ पे हमारी जो इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री है वो सर्विसेज की क्वांटिटी पे ज़्यादा भरोसा करती है ओवर पैसेंजर कन्वीनियंस। आप हर महीने वंदे भारत या फिर वंदे भारत जैसी ट्रेनें चला रहे, तेजस एक्सप्रेस चला रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, उससे कुछ लोगों का फायदा भी हो रहा होगा, लेकिन इस पैसेंजर कन्वीनियंस का क्या? टिकट बेचने के लिए जो जनरल की इतनी सारी आप टिकट्स ऐसे बेच देते हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा लोगों को टिकट्स दे देते हैं, क्या उसका कोई सोल्यूशन निकला है? क्या आज भी हाइजीन का कोई सोल्यूशन है? लोग डिग्निफाइड ट्रैवल कब एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे? लोगों को जो उनका हक की ट्रैवलिंग मिलती है वो कब उसे एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे? इसका एक सवाल यहाँ पे आता है। और अर्जेंट रिफॉर्म्स हमें चाहिए सेफ्टी मेजर्स में। हमने अभी जैसे नेता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वो 10 साल 20 साल पुरानी चीज़ों से कंपेयर करके बताते हैं कि पहले कितनी रेल दुर्घटनाएं होती थी, आज कितनी होती है। जनाब, टाइम वक्त भी तो बदल गया है, इतना सिस्टमैटिक, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, और अभी भी अगर सेफ्टी मेजर्स पे सवाल उठाने की बात हो, पैसेंजर सेंट्रिक पॉलिसीज उठाने की बात हो, क्या ये चीज़ आज के टाइम पे लाजमी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा ये सवाल उठता है। उसके बाद बात आती है हाफ ट्रूथ्स पे। क्या कहते हैं, अब एक्सीडेंट हो गया, रेलवे मिनिस्टर तक बात पहुंची, रेलवे मिनिस्ट्री ने हाई लेवल मीटिंग कराई, न्यूज़ चैनल्स में भी चलिए ये चीज़ कवर हो रही है, लेकिन अभी भी कोई सही डिसीजन, सही आउटकम या सही पॉइंट ऑफ व्यू यानी सही वक्ता मिनिस्ट्री या फिर अथॉरिटी की तरफ से नहीं आया। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर ने चलिए दुख जता दिया, प्रधानमंत्री ने ट्विटर पे दुख जता दिया, लेकिन अभी भी सोल्यूशन रिलेटेड या फिर अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई सही बयान, कोई सही बखान नहीं आया है। यहाँ पे एक और जो चीज़ है, रेलवे की, वैसे आपको बताऊं, वहाँ पे पुलिस नहीं काम करती, यहाँ पे आरपीएफ के लोग काम करते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स वहाँ पे काम करती है। उनके कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स आज के टाइम पे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्रिटिकल थिंकिंग, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम प्रॉब्लम्स पे रह के प्रॉब्लम से जुड़े एक क्रिटिकल एनालिसिस करें। कितने सिक्योरिटी पर्सनल उस समय या फिर कभी भी ऐसे एक्टिव रहते हैं? इतनी भीड़ की वीडियोस आती है कि चलती ट्रेन से लोग खिड़कियों में घच घच के अंदर घुस रहे हैं। कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स उस वीडियो में उस भीड़ या फिर उस स्थिति को काबू करते नजर आते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बैरिकेडिंग की बात तो हो ही गई है, स्पेशल ट्रेन इतनी चलती है, फेस्टिवल के टाइम पे इतनी सारी स्पेशल ट्रेन चलती है, लेकिन तब भी सिक्योरिटी पर्सनल की उसमें भी कहाँ सवाल आती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए या फिर बिहार जैसी जगह के लिए इतनी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, लेकिन तब भी इतनी भीड़ आ जाती है कि उसका काबू करने के लिए किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और फिर जिन लोगों ने टिकट ली होती है उनको वो अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ता है। अनरिजर्व टिकट्स, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी चीज़ जो आई थी, ये जो अनरिजर्व टिकट्स हैं, लास्ट मोमेंट पे जो अनरिजर्व टिकट जिसकी वजह से मेन भीड़ बढ़ती है, यहाँ पे किसी स्टेट या फिर किसी जगह के लोगों को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन अनरिजर्व टिकट्स जो हैं फेस्टिवल्स पे, वो इतनी ज़्यादा, ये अनरिजर्व टिकट्स इतनी ज़्यादा मुहैया करा दी जाती है, जो कि प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, जो कि क्वांटिटी वाइज भी ज़्यादा है, और जो कि कैपेसिटी के भी हिसाब से ज़्यादा है, कैपेसिटी के हिसाब से भी ज़्यादा है। जैसा कि यहाँ पे भी है, इतनी आवाज़, इतनी भेड़ चाल हो गई, लेकिन अभी भी आधा ही सच बताया जा रहा है, हाफ ट्रूथ ही बताया जा रहा है, क्योंकि कोई सही से पॉइंट ही नहीं रख रहा, रूट कॉज के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में आ गए, कोरमंडल एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ, ठीक है, कंट्रोल रूम से अगर मैन पावर की गलती है, अगर स्टाफ की गलती है, तो उसको भी आके खुले में बोलिए और उसके खिलाफ क्या स्टेप लिया है उसका कुछ जवाब तो दीजिए। कोई उसका जवाब ही नहीं है। उसके बाद सीसीटीवी मॉनिटरिंग की ऊपर सवाल उठा, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, इस आर्टिकल में सीसीटीवी मॉनिटरिंग पे सवाल उठा कि जब सीसीटीवी मॉनिटरिंग करने वाली टीम ने देखा कि एक जगह अचानक से भीड़ जा रही है, जिस एस्केलेटर से उतर रहे हैं उस एस्केलेटर को ही रोक देते, लेकिन वो एस्केलेटर भी चलता रहा, लोग नीचे जाते रहे। जो लोग उस एस्केलेटर की मूवमेंट और पीछे से आने वाली भीड़ के बीच बैलेंस नहीं कर पाए, वो लोग बेचारे पीड़ित बने, विक्टिम बने। एक बड़ा सवाल यहाँ पे भी। और हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म टिकट्स है, आप देखते होंगे प्लेटफॉर्म टिकट लेके लोग पहले एंटर कर जाते हैं और फिर अनरिजर्व या जनरल टिकट लिए बिना ट्रेन में घुस जाते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट देना भी आज के टाइम पे क्या एक अच्छा सोल्यूशन या फिर एक अच्छा वे या अप्रोच है? ये एक बड़ा सवाल ये आर्टिकल उठाता है। प्लेटफॉर्म टिकट पे रोक लग जानी चाहिए क्या? सिर्फ ट्रेन की टिकट के हिसाब से
ट्रेन के टिकट के हिसाब से अंदर जाने की, एंटर करने की परमिशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे पहली बार ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, अगर उन्हें भी अंदर जाना होता है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, उन्हें ट्रेन की टिकट तो नहीं लेना होगा। ठीक है, ये भी एक बात सही है, लेकिन अभी भी एक सवाल ये है, चलिए वो कुछ ही लोग होते हैं और स्टूडेंट शायद से कुछ स्मार्ट हो, चलिए पहली बार भी जा रहे हैं, उनके लिए एक अलग से कुछ लॉ या फिर कुछ आप ID कार्ड दिखाइए, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट की आड़ में, सस्ते में प्लेटफॉर्म टिकट लेने की आड़ में कुछ लोग बिना अनरिजर्व्ड जनरल टिकट लिए भी ट्रेनों में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ती है। उसके बाद ब्लेम को सीधी सी बात है, ये जो भी ऐसी कोई गलती होती है उसका ब्लेम सीधा शिफ्ट कर दिया जाता है ट्रैवलर्स पे। ये कहा जाता है भीड़ ज़्यादा आ गई, भीड़ में तमीज़ नहीं है, सिविक सेंस पे सवाल उठने लग जाते हैं। मतलब मैनेजमेंट इतना बड़ा सिस्टमेटिक फेलियर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी भीड़ पे सवाल उठा दिया जाता है, उनकी सिविक सेंस पे सवाल उठाया जाता है, जो कि कुछ एक्सटेंट तक सही भी है, लेकिन क्या इतने एक्सटेंट तक सही है कि हमें रेगुलर इतनी खबरें देखने को मिल रही है। कैपिटल सिटी की बात है, न्यू दिल्ली, वीवीआईपी वीआईपी भी वहाँ की ट्रेनों से ट्रैवल करते हैं, और अभी भी अगर वहाँ पे सिविक सेंस और ट्रैवलर्स पे ये गलतियाँ ठोपी जा रही हैं, कहाँ तक ये चीज़ जायज़ है, एक ये भी बड़ा सवाल आता है। लेकिन येट नन ऑफ दिस वॉज अनप्रेसिडेंटेड, इन पे कोई सवाल नहीं उठा, कोई रिजल्ट हमने नहीं देखा, कोई आउटकम हमने नहीं देखा। और यहाँ पे अब जो कुछ चीज़ें और यहाँ पे हमने इन्फर करी जो आगे, सबसे पहले तो अनरिजर्व टिकट्स पे सवाल है कि अनरिजर्व टिकट्स दूसरा अकाउंटेबिलिटी की बात से जुड़ता हुआ, क्या प्लेटफॉर्म टिकट मिलनी चाहिए अभी भी। तीसरा डिग्निफाइड ट्रैवलिंग अब हमें कब मिलेगी, हमने तो टिकट ली है ना सर, हमने तो टिकट ली है, लेकिन डिग्निफाइड ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस हमें कब मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल यानी अब जागो रेलवे अथॉरिटी, अब जागो, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रेलवे वालों, हम आपके लिए ये अभी भी बहुत बड़ा वेकअप कॉल है कि अब थोड़ा गौर करिए, वैकेंसीज हैं तो उस पद को भरिए, कहीं ऐसा ना हो आगे चल के आप लोग इनडायरेक्ट वे में ये बोल दें कि इंडियन रेलवेज के पास वैकेंसी, ये इतनी ह्यूमन मैन पावर नहीं थी जो हम इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाए, इतना बुरा हाल हो गया है कि हमने बॉटल नेक अप्रोच दे दिया, प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बस एक ही रास्ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये वेकअप कॉल है बहुत बड़ा। और उससे भी बड़ी बात, हम प्रमोट तो कर देते हैं कि हमने इतनी ट्रेनें चलाई, हमने इतने टिकट खोली, हमने ये सुख सुविधा दी, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रिजल्ट है वो हमें कब अच्छा देखने को मिलेगा। अब वेकअप कॉल है, अब जागिए। और ये एक बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा ये सवाल भी उठाता है। और उससे भी बड़ी बात, कॉन्फ्लिक्टेड स्टेटमेंट्स, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, किसी पार्टी का प्रवक्ता कुछ बोलता है, लेकिन इसकी वजह से इंडियन रेलवेज जो आम जनता यूज़ करती है उसी का कोई जवाब नहीं है। अब देखिए, ये जो महाकुंभ में जाने वाली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुई थी, ये कभी भी ऑफिशियल बेसिस पे रेलवे एक्सीडेंट की कैटेगरी में नहीं आया, कभी भी ऑफिशियली यानी औपचारिक तौर पर रेलवे एक्सीडेंट की कैटेगरी में नहीं आया, जिसकी वजह से आसान हो गया अथॉरिटी को अपने ऊपर से जिम्मा हटाने का। जिस सिविक सेंस की मैं बात कर रहा था उस पे वो बात आ गई। ये रेलवे एक्सीडेंट कैसे नहीं हुआ जब आप ही के प्लेटफॉर्म पे, आप ही की लास्ट मोमेंट अनाउंसमेंट पे, आप ही ने जो सारे पैसेज बंद कर दिया, एक पैसेज दिया इतनी हज़ारों की भीड़ जाने के लिए, और अभी भी आपने रेलवे एक्सीडेंट की कैटेगरी नहीं दी। उसके बाद दूसरा, एक्सटर्नल CRS, एक एक्सटर्नल कमेटी बैठनी चाहिए, इस ऐसी जो घटनाएं होती है, ऐसी जो स्थिति होती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या वो बैठी? और अगर वो एक्सटर्नल कमेटी बैठती भी है, उसका साफ साफ जो उसमें जो नियुक्ति होती है लोगों की, वो होनी चाहिए सिर्फ रेलवेज या फिर उसके आला अधिकारी अथॉरिटी के थ्रू, सरकार के थ्रू या फिर रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू नहीं, रेलवेज डिपार्टमेंट के थ्रू, ताकि अगर कोई सरकारी फॉल्ट भी होता है। और वैसे भी देखो, जब निष्पक्षता की बात आती है और अगर उसमें सरकार कोई भी आती है, विपक्षी सरकार या सत्ते में बैठी सरकार भी आती है, भूल जाइए कि सच्चाई आपके सामने आने वाली है। सीधी सी बात है, हर एक नेता जो है अपने तरीके से अपने से बात को आगे करेगा, किसी और अथॉरिटी पे डालेगा, फिर वो अथॉरिटी बात को इधर से करेगी, इधर से उधर करेगी, यानी जो इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम इधर से उधर होते रह जाएंगे। तो एक एक्सटर्नल इंक्वायरी बैठनी चाहिए कमेटी के थ्रू, जो कि सीधा सीधा CRS या फिर अनबायस कोई ऐसी एजेंसी जो निष्पक्ष होकर जड़ तक जाए, बात की इस मुद्दे की स्थिति की जड़ तक जाए और उस परेशानी का कोई समाधान लाए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। और अभी भी देखिए, इस प्रयागराज का ये जो भगदड़ हुई है, इसमें किसी ने अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ली और इन्वेस्टिगेशन भी ढंग से नहीं हुई, जिसका अभी तक हमारे पास कोई समाधान भी नहीं है। लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी,
लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी भी हमने यहाँ पे हमें देखना चाहिए, क्योंकि देखिए जब ये बाहर की जब ये एक्सटर्नल कमेटी जब होगी, यहाँ पे वो सीधा जो रूट कॉज है और जो इसके पीछे है उन्हीं लोगों को सीधा दोषी ठहराएगी, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। क्या सिविक सेंस की गलती है, या फिर टिकट देने के तौर तरीकों पे गलती है, या फिर सिक्योरिटी सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनकी गलती है। कॉन्फ्लिक्टेड स्टेटमेंट्स भी हमने देखे। विक्टिम के परिवार, विक्टिमों की लिस्ट आई नहीं, विक्टिम परिवार को अभी के अभी उन्होंने जो मुआवजा होता है वो देने की बात शुरू कर दी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि रेलवे का सिस्टम कितना फेल रहा बेसिक क्राउड को कंट्रोल करने में। मुआवजा देने में बिल्कुल हमने लेट नहीं करा, मुआवजा देने में हमने बिल्कुल जल्दी नहीं, हमने बिल्कुल नहीं टाला, लेकिन हम एक चीज़ जो टाल रहे हैं वो ये है कि हम क्राउड कंट्रोल जैसे जो बड़ी स्थिति होती है, क्राउड कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है, उसके लिए अभी तक कोई समाधान नहीं निकाल पाए। कब ये होगा? ये एक बहुत डीप रूटेड स्टैग्नेशन दिखाता है, यानी डीप रूटेड स्टैग्नेशन का मतलब है, डीप रूटेड स्टैग्नेशन का मतलब है रूट कॉज, जो जड़, जो जमीनी मुद्दा है, जो जमीनी परेशानी है, उस तक अभी भी हम नहीं जा पाए। और हमने क्राउड कंट्रोल, जैसे क्राउड कंट्रोल मेजर की बात हो रही है, हम क्राउड कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी, एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं ला पाए। उसके बाद स्टैगरिंग इनसेंसिटिविटी, मतलब रेलवेज ने अपना नैरेटिव चेंज करते रहे, कभी उन्होंने मना कर दिया, कभी उन्होंने बात को अब शब्दों में ही मरोड़ तरोड़ के बात सामने जिसने सवाल पूछा उस तक ला दी, जिसकी वजह से जो गंभीरता इस मुद्दे की, वो गंभीरता हट जा रही है। और इसकी वजह से एज अ रिजल्ट हम आगे इसके बारे में बात ही नहीं कर पा रहे। जिस सेंसिटिविटी के साथ, जिस गंभीरता के साथ इस मुद्दे को हैंडल करना चाहिए इंडियन रेलवेज, वो नहीं कर पा रही। और फिर आगे चल के जब इनसे सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसको कॉन्स्पिरेशियल फेक न्यूज़ बोल दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और फेक न्यूज़ बना के इसको सोशल मीडिया के थ्रू वायरल किया जा रहा है या फिर स्प्रेड किया जा रहा है। सवाल यही बनता है कि इसकी गंभीरता, लैक ऑफ इनसेंसिटिविटी क्यों है? क्यों इसको अभी भी रेलवे के एक्सीडेंट का ऑफिशियल ठप्पा नहीं दिया गया, और क्यों अभी तक एक एक्सटर्नल कमेटी नहीं गठित करी जाए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे हैंडल करने के लिए? उसके